गाइस, एक बार फिर से हम अपना केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, यानी अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता किसे कहते हैं? देखिए बेटा, अभी तक हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर किया। आपको पता चला कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। आपको पता लगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। लास्ट टाइम पे हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आपको पता चला कि किसी भी अभिक्रिया के लिए कॉलिजन थ्योरी है। कॉलिजन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता, जो कि हमारा लगभग लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। देखिए बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया को डेफिनेशन एट हियर आई हैव राइट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड। एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए क्रियाकारी रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती है? रिएक्टिव यानी किसी भी रिएक्टेंट के पास क्या हो सकता है? अभिक्रिया में परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, जिन्हें हम नॉर्मली कण भी कहते हैं। परमाणु, अणु या आयन की संख्या का एक साथ टकराना आवश्यक है। कॉलिजन ऑफ नंबर्स ऑफ स्पीसीज का एक साथ होना बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियसली जो कॉलिजन होगा स्पीसीज का, उससे रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होगी और उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता। देखिए बेटा, रिएक्टिव स्पीसीज का परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसका साइमल्टेनियसली टकराना बहुत जरूरी है। वो हमारी क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। तभी जाकर के अभिक्रिया क्या होती है? हमारी पूर्ण होती है। देखिए, टकराना एक शब्द है यहाँ पे, कॉलिजन, और ये वही कॉलिजन है जो कॉलिजन थ्योरी में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? कॉलिजन का होना बहुत जरूरी है। और कॉलिजन भी कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव होने चाहिए। जब कॉलिजन इफेक्टिव होगा रिएक्टेंटों का, तभी जाकर के कोई प्रोडक्ट बनेगा और अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा। तो वही वहां पर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में था, यहाँ पर नंबर ऑफ, देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज का टकराना आवश्यक है। मतलब कोई रिएक्टेंट आपने लिया है, उस रिएक्टेंट के अणु का आपस में टकराना ही हमारी क्या कहलाएगा? एक साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में टकराना क्या कहलाएगा? हमारा आणविकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आणविकता। देखिए बेटा, अब इसके हमारे पास जो एग्जांपल है, आणविकता को थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आणविकता है H2O, H2O2। देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है हमारा H2O प्लस हाफ O2 में। देखिए, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में कैसे आपने डिफरेंस करना है। मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था, तो ऑर्डर आपने देखा था कि जो स्पीसीज की पावर होती है, यानी एक्टिव मास, जैसे हम A की पावर P लिखा हमने, और एक्टिव मास B की पावर क्या लिखा था? हमने Q लिखा था, और हमने इसको N कहा था, P प्लस Q। यानी एक तो कोटि सांद्रता पे निर्भर करती है, दूसरा कोटि को हम किस रूप में लेते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स की वर्ग के रूप में लेते हैं। आणविकता में क्या होगा? हमने सिर्फ ये देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल। कोटि तो हमारी 0 भी हो जाती है। देखिए कितने, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है H2O2 का? 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने? 1। एक मॉलिक्यूल टूट रहा है H2O प्लस हाफ O2 में। ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, देखिए, जब हमारे पास आणविकता में एक मॉलिक्यूल होगा, यानी एक ही अभिकारक होगा, तो एक ही अभिकारक के कणों की टकराने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। एक ही टाइम पे एक ही अभिकारक के बहुत सारे कण आपस में टकराएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में हो जाएंगे। जब तो सिंगल है तब तो हमारे लिए बड़ा आसान है। अब पहली बात यह है कि आपने कुछ नहीं देखना, आपने देखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे रिएक्ट कर रहे हैं इस स्पीसीज में, और वही हमारी क्या कहलाएगी? आणविकता। हमने देखा हमारे पे कितने मोल है? 1 मोल, केवल एक ही है। 2 होते तो 2 हो जाता, इसके आगे 2 लिखा होता तो 2 हो जाता। देखिए, तो एक ही मोल है, वो टूट रहा है H2O प्लस हाफ O2 में। तो ये जो हमारी इसकी इस अभिक्रिया की जो आणविकता हुई, वो क्या कहलाएगी बेटा? यूनिमोलिकुलर। क्या कहलाएगी? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक परमाणु के एक आणविक अभिक्रिया। देखिए, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि किसने भाग लिया? केवल एक ही अणु ने भाग लिया। आते हैं नंबर 2 पे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना हमारे पास है 2HI, और इस 2HI से हम पे क्या टूट गया? क्या क्या मिला हमें? H2 प्लस I2। H2 प्लस I2। देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन हो रहा है H2 प्लस I2 में। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास यहाँ पे? 2। यानी कितनी HI जुड़े होंगे? HI प्लस HI हुआ होगा, HI प्लस HI होगा, यानी 2 रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट हमारे पास, यानी 2 मोल के रूप में HI है। कितने मोल के रूप में? 2 मोल्स के रूप में। तो 2 मोल्स के रूप में जब HI है, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर
रिएक्शन। दो है इसलिए बाइमोलिकुलर। अब देखिए बेटा, जहां पे तो यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया थी उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है कॉलिजन की। अब बाइमोलिकुलर में देखें, एक ही टाइम पे दो HI यानी H और I के मोलिक्यूलों का एक साथ टकराना की संभावना पहले से क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे सारे के सारे H सारे के सारे I से क्या हो जाए, कॉलिजन कर ले। और इसलिए जो दो मॉलिक्यूल्स जब बढ़ जाते हैं तो बाइमोलिकुलर आणविक अभिक्रिया में जो होता है संभावना कॉलिजन की यानी रिएक्टिव या इफेक्टिव कॉलिजन की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये टूटता हमारा H2I2 है, आपने देखा ये बाइमोलिकुलर है। अच्छा, ट्राइमोलिकुलर की अभिक्रिया में हमारे पास आता है 2NO प्लस O2 आती है और ये कन्वर्ट होती है हमारे 2NO2 में। देखें, अब देखिए बेटा, ट्राइमोलिकुलर में क्या है, दो मोल्स तो हमारे पास किसके हैं, NO के, और एक मोल हमारे पास किसका है, ऑक्सीजन का। दो मोल किसके हैं, दो मोल किसके हैं, NO, एक मोल किसका है, ऑक्सीजन का। टोटल कितने हो गए, 3 मोल। तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, ट्राइमोलिकुलर। पॉइंट इसके लिए। तो मॉलिक्यूलरिटी को देखने के लिए आपने मॉलिक्यूल्स देखने की कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन। और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल की सांद्रता में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, सांद्रता में। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और इसमें केवल यह होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं और कितनों के बीच में एक क्रियाकारी स्पीशीज में संभव टकरें हो रही हैं, कोलिजन हो रहा है साइमल्टेनियसली, उसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए, जहां पे सिंगल था आपने कहा यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई, 1। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई इसकी, 1 है, तो इसलिए इसकी आणविकता कितनी हुई, मॉलिक्यूलरिटी 1। इसमें दो हैं, कितने मोल है, दो मॉलिक्यूल्स HI के लड़ रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, मॉलिक्यूलरिटी हुई थी 2। इसको बाइमोलिकुलर बोलते हैं। इसमें देखिए 2 N के हैं, एक O का है, तो मॉलिक्यूलरिटी टोटल कितनी हो गई, 3। तो ये कौन सी होगी, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन की आणविकता को ज्ञात करते हैं। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास अक्सर बोर्ड में आता है, आणविकता में और ऑर्डर में क्या डिफरेंसेस है, ऑर्डर में और आणविकता में अंतर कीजिए। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है। और कभी कभी होता है कि एक ही रिएक्शन आपको दी होती है और कहा जाता है कि इसमें ऑर्डर भी बताइए और इसमें आणविकता भी बताइए कि इस रिएक्शन की आणविकता कितनी है और इस रिएक्शन की कोटि कितनी है। तो हमको उसको बेग नियम लगा करके हम कोटि निकालते हैं और आणविकता सीधा हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को देख करके उसके क्या निकाल देते हैं, आणविकता निकाल देते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा एक एक पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं। देखिए, जो आणविकता अभी हमने पढ़ी, हमने देखा कि आणविकता में क्या होता है कि आणविकता निर्भर करती है नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज, जो अणु, परमाणु या आयन है उनकी कॉलिजन पे, एक साथ जो कॉलिजन होता है संख्या का, उस पर डिपेंड करती है। तो देखिए, मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन दी रिएक्शन। जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी क्या, मॉलिक्यूलरिटी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कंसंट्रेशन पे निर्भर करती है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सांद्रता के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या होता है, बढ़ता है। देखिए, नंबर 2 वैल्यू है कि थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सैद्धांतिक मान है। थ्योरेटिकल हम डिफाइन करते हैं किसको, मॉलिक्यूलरिटी को, प्रैक्टिकल नहीं करते। जबकि आपने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ हमने कैसे पढ़ा था, हमने कहा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रायोगिक मान के रूप में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। तीसरा बेटा हमारे पास वैल्यू इज इन इंटीजर। हमेशा जो हमारी आणविकता होती है वो एक पूर्णांक मान होता है। आणविकता क्या होती है, 1, 2, 3, 4 होती है। लेकिन आपने देखा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट कैन बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने 0 भी पढ़ी, फर्स्ट भी पढ़ी, सेकंड, थर्ड एंड फ्रैक्शनल परभाजी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके फ्रैक्शन में भी आती है। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, फ्रैक्शनल भी होगी। इट कैन नॉट बी 0। अब हमेशा हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी हमारी 0 नहीं होती। देखिए, मैंने आपको अभी मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाई
हमने देखा एक यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन आपने देखी, तो आणविकता हमेशा हमारी 1, 2, 3, 4 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। जबकि हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या पढ़ी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने समाकलन भी किया 0 ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। तो आणविकता हमारी 0 नहीं होती, जबकि हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 0 होती है। नो चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आणविकता में ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने, दाब बढ़ाने पर आणविकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि आपने देखा चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में क्या होती है, बदल जाती है। आपने कल देखा एक्टिवेशन एनर्जी में, जब हमने बाहर से हीट दी तो कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन के नंबर्स बढ़ गए, इफेक्टिव कॉलिजन के नंबर बन गए, तो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। यानी जितना रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन होगा, यानी वो जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी अधिक होगी। तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसमें होता है हमारा, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में क्या होती है, बदल जाती है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कंसंट्रेट करिए, ध्यान रखिए, लर्न करिए, याद करिए। ये बोर्ड के आपके टॉपिक्स हैं। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या डिफरेंस होता है। ना बेटा, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि क्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय कितना परसेंट, 99%। कोई अभिक्रिया है प्रथम कोटि की, उसको 99% पूर्ण होने में लगा समय क्रिया के 90%, क्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। हमने प्रूव करना है कि क्या जो अभिक्रिया 99% पूर्ण हुई, उसमें जो समय लगा, क्या वो समय क्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का जस्ट डबल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की है। देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम के का मान क्या निकालते हैं, आपको पता है, हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन में निकाला है। तो यहाँ हम टी बाहर ले लेंगे, यहाँ हम के लेते हैं, के की जगह टी ले लिया। टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, ऊपर चला गया हमारा क्या, प्रारंभिक सांद्रण, और बाद में क्या आ गया, टी समय में रिएक्टेंट का सांद्रण। ऊपर R0 होता है, R0, नीचे R हो गया। अब देखिए, हमने पहले किसके लिए लेना, 99%। तो देखिए 99% पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय निकालना है ना हमें, लगा समय। तो देखिए 99 के लिए क्या होगा, 99 के लिए पूर्ण होने के लिए लगा समय के लिए वैल्यू क्या होगी, देखिए पहले आप 99% का मतलब हमारे पास R क्या है, R क्या हुआ, इट मीन हमारे पास 100। R क्या हो गया, परसेंट है, इसलिए हमने क्या मान लिया, सॉरी R0 प्रारंभिक क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। और R की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, एक्टिव मास R इज इक्वल टू प्रारंभिक में से हम 99% को माइनस कर देंगे, यानी 100 में से 99% क्या हो चुकी है, अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अब देखिए इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर की। देखिए तो T99, यानी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, T99 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2.303 अपॉन के लॉग R0 की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि परसेंट में था तो क्या हो गया 100, अपॉन R की वैल्यू क्या होगी, जो प्रारंभिक है उसमें से 99% पूर्ण हो गया, तो कितना बचा 1। कितना बचा 1। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा T99 इज इक्वल टू 2.303 के क्या हो जाएगा, लॉग 10 टू द पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर 2, 100 को 10 टू पावर, यही क्या हो जाएगा हमारे बेटा T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2। लॉग आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा स्क्वायर का, 2 लॉग 10 हो गया, 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा 2.303 इंटू 2 अपॉन के, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। 99% पूर्ण, यानी अभिक्रिया माना परसेंट है तो 100 हिस्सा था, उसमें से 99% पूर्ण हो गई थी, कितना बचा 1। हमने इस वैल्यू को पुट किया, 100 अपॉन 1 आया, 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिखते हैं, ये a की पावर b है, तो इसलिए लॉग a b हो गया। तो यहाँ पे ये आगे आ गया हमारे पास 2.303 इंटू 2k। अब आते हैं हम नेक्स्ट के अगले इक्वेशन की ओर। अगला हमारे पास है 90%, किसके लिए लिखेंगे हम, 90% पूर्ण होने के लिए।
90% पूर्ण होने में लगा समय। तो इसके लिए क्या निकालेंगे बेटा, देखिए हम इसका भी प्रारंभिक सांद्रण क्या हो गया, R0 इक्वल टू 100, R इक्वल टू क्या हो गया, एक्टिव मास R इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस कितना 90 इक्वल टू 10 वैल्यू पुट कर दो। T90 इक्वल टू 90 के लिए निकालना है, इसलिए T90 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर क्या है हमारा 100 अपॉन नीचे क्या है हमारा 10। ठीक है, क्या बचा हमारे पे, T90 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, सो दैट T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हम पे 2। पॉइंट इज क्लियर बेटा, सिंपल है। 90% है तो प्रारंभिक 100 होगा, 100 में से 90 को माइनस कर लेंगे 10, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुट किया तो हमारे पास T90 की इक्वेशन ये आ गई। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे हम किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या आ गया हमारा T99 अपॉन T90 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2.2 इंटू, मैं इस 2 को आगे ले लेता हूं, T99 का 2 इंटू 2.303 अपॉन के अपॉन 1 इंटू 2.303 अपॉन के। अब देखिए ऑल कैंसिल, वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बचा हमारे पास T99 अपॉन T90 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, T99 इज इक्वल टू 2 इंटू 90। यही तो प्रूफ करना था हमें। 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का क्या हो, दोगुना हो। 9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% को पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना है। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, और इस प्रकार से T99 इक्वल टू 2 इंटू 90 आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप देखिए इसके अकॉर्डिंग बाकी जो क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप उसे करिए, जिसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछिए। इस प्रकार से हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। रीड करें, लर्न करें और प्रैक्टिस करें।